Hello everyone, welcome back to the VR Paper Learning YouTube channel. Today we have another topic, Universal Law of Gravitation. So let's start it. Before the statement of the Universal Law of Gravitation, I want to tell you about the few facts. As you can see in your environment, कोई भी बॉडी जो है अगर हम अर्थ सरफेस से ऊपर फॉल करते हैं किसी भी इनिशियल वेलोसिटी से, तो वो दोबारा आके आपके सरफेस पे ही फॉल करती है। कोई भी एक एप्पल हो, कोई बॉल हो, कोई भी एक बॉडी, वो आके वापस कहाँ फॉल करेगी? अर्थ पे ही फॉल करेगी। तो वो जो एक फोर्स उस पे लग रही है, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि किसने डिस्कवर्ड करी थी? न्यूटन, इसैक न्यूटन ने। इसैक न्यूटन ने 1687 में इस लॉ को डिस्कवर करा था। इसैक न्यूटन in 1687 discovered a law, that is universal law of gravitation. Law states that every particle in this universe attracts every other particle with a force. That force is known as gravitational force. Now, this force is directly proportional to the product of the masses. And second one, inversely proportional to the distance between the two bodies. So, let us consider the two bodies. We have two masses of their bodies, m1 and m2. अब ये जो बॉडीज के बीच का डिस्टेंस है वो हम कंसिडर कर लेते हैं r. अब जो स्टेटमेंट है वो क्या स्टेट कर रही है? जो फोर्स होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रोडक्ट ऑफ दी मासेस के। अब इनके मासेस क्या हैं? m1 एंड m2, राइट। और आपके पास सेकेंड स्टेटमेंट उसने क्या बोली कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है r, और उस जो फोर्स होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स होगी, वो डिस्टेंस के क्या होगी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज इंक्रीज होगा, फोर्स जो है वो क्या होगी? कम होगी। मतलब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कौन सी फोर्स होगी? ओनली अट्रैक्टिव फोर्सेस। ये जो वहां पे रिपल्शन कभी भी नहीं होगी। हमेशा उन दो बॉडीज में जो फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो कौन सी फोर्स होगी? ओनली अट्रैक्टिव फोर्स। सो इसलिए हमेशा इसको क्या बोलते हैं? अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स। तो अब इस दो स्टेटमेंट्स को अगर हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास ये क्या स्टेटमेंट, जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन बनाता है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 ओवर r स्क्वायर। और अगर हम यहाँ पे इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के यहाँ पे कांस्टेंट लगाते हैं, दैट इज g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सप्रेशन। ये हमारे पास एक नेट एक्सप्रेशन यहाँ से कैलकुलेट हो जाता है, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, वेयर F इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द बॉडीज एंड m1 इज द मास ऑफ वन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, जो भी हम दो ऑब्जेक्ट्स कंसिडर कर रहे हैं, और m2 इज द मास ऑफ द अनदर ऑब्जेक्ट, और r जो है वो क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज। यू कैन से सेंटर्स ऑफ द टू बॉडीज। हमें जो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कौन सी फोर्स होती है? सेंट्रल फोर्स होती है। सेंट्रल फोर्स कौन सी फोर्स होती है? जो हमेशा उसके सेंटर टू सेंटर जो है वो लाई करती है। मीन्स इस बॉडी के सेंटर से इस बॉडी के सेंटर तक हमेशा जो एक बॉडी ग्रेविटेशनल फोर्स का जो हमेशा डायरेक्शन होता है वो टुवर्ड्स द क्या होता है? सेंटर होता है, राइट। अगर हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं, उसका सेंटर है मान लो ए, तो इसमें जो भी बॉडी का ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो किसके, उसकी डायरेक्शन किसके टुवर्ड्स होगी? हमेशा ही उसके सेंटर के टुवर्ड्स होगी। तो इसलिए हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो सेंट्रल फोर्स होता है। नाउ दिस इज द एक्सप्रेशन, एंड नाउ व्हाट इज जी? जी इज द, हियर we can put here a direct proportional constant, proportionality constant। जो proportionality constant हमने यहाँ पे लगाया है वो क्या है? एक gravitational constant।
क्या है ये? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है इसकी वैल्यू हेनरी कैवेंडिश ने आफ्टर न्यूटन्स डेथ, मतलब न्यूटन्स की डेथ के बाद हेनरी ने इसको डिस्कवर जो है डिटरमाइन करा। इसकी वैल्यू जो उसने कितनी डिटरमाइन करी? 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। यू कैन कैलकुलेट द यूनिट्स फ्रॉम दिस फॉर्मूला। force have unit equal to Newton, and R is the distance which is equal to meter square, and m1 m2 these are the masses, so we have here kilogram square. Now अब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये पूरे यूनिवर्स में लाई करती है। बेसिकली इसैक न्यूटन ने इसको किस चीज़ के लिए डिस्कवर करा था? टू एक्सप्लेन फोर्स between the different, or you can say motion of the planets and moons। मीन्स कि यूनिवर्स में जैसे हमारे पास सोलर सिस्टम में डिफरेंट प्लैनेट्स जो हैं वो मूव कर रहे हैं वहाँ पे अपने ही ऑर्बिट में, वो कहीं भी फॉल नहीं कर रहे हैं। मीन्स वो जो हमेशा वो एक सोलर सिस्टम में उसके अपने ऑर्बिट में वो मूव कर रहे हैं। तो इसका जो मोशन है, मोशन को टू एक्सप्लेन द मोशन यू कैन कॉल planetary motion, right? planetary motion और द मोशन ऑफ मून, इन सब के मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए इसैक न्यूटन ने जो ग्रेविटेशनल लॉ जो है वो यहाँ पे डिस्कवर करा था। अब यहाँ से हमें एक न्यू टर्म जनरेट होती है, दैट इज ग्रेविटी। ग्रेविटी की वैल्यू हमें पता है अर्थ पे कितनी वैल्यू होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ पे हर प्लेनेट की अपनी एक डिफरेंट वैल्यू ऑफ ग्रेविटी होगी। हमारे अर्थ की ग्रेविटी अलग है और अदर प्लैनेट्स की, किसी प्लैनेट्स की ग्रेविटी है भी है और कईयों की नहीं भी है। तो नेपच्यून की ग्रेविटी कितनी है? 11.15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि हमारी अर्थ से ज़्यादा है। और जो मून है, मून की ग्रेविटी है तो है बट हमारे अर्थ के कंपेरेटिवली काफ़ी लो है, दैट इज़ 1.625 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ से हम इस एक्सप्रेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपने ये एक्सप्रेशन पढ़ रखा है, दैट इज़ W इज इक्वल टू mg, वेयर W इज़ द वेट। W क्या है? वेट। और m क्या है? मास। और g क्या है? ग्रेविटी। मीन्स अगर आप यहाँ पे अर्थ पे प्रेजेंट हो, तो अगर आप यहाँ पे कोई भी एक मास, मीन्स आपका कोई मास होगा, सपोज आपका मास जो है वो m है, आपका मास तो है, बट अगर वहाँ पे ग्रेविटी नहीं होगी, सपोज अर्थ पे ग्रेविटी ना हो, तो आपका कोई भी वेट नहीं होगा। मीन्स हमेशा जो वेट होता है वो मल्टीपल ऑफ ग्रेविटी होता है। मास मीन्स क्या होता है? आप कभी भी ये नहीं बोल सकते कि जितना वेट है उतना ही मास है। मास वेट आपका ज़ीरो होगा अगर वहाँ पे ग्रेविटी नहीं होगी। इसीलिए अब जैसे अगर आप वेट मेजर करना चाहते हो इन तीनों प्लैनेट्स पे, तो वो तीनों का क्या आएगा? डिफरेंट आएगा, क्योंकि इनकी वैल्यू ऑफ ग्रेविटी जो है वो तीनों की क्या है? डिफरेंट है। ग्रेविटी जो है वो वेरी करती है। अब ये जो रिलेशन है यहाँ से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है, बट उसमें एक वैल्यू है दैट इज जी। जी की वैल्यू जो है वो वेरी करेगी, तो इसके अकॉर्डिंग आपका वेट जो है वो वेरी करेगा, बट मास जो है वो आपका सेम रहेगा। तो मास एक्चुअल में क्या है? मास इज द हाउ मच मटेरियल इनसाइड द बॉडी। क्या है ये? मटेरियल मीन्स ये एक मटेरियल की मेजरमेंट है। हाउ मच मटेरियल, हाउ मच मटेरियल इनसाइड द बॉडी। और जो हमारे पास वेट है, वेट जो होता है दैट इज द मेजर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड ऑन दैट बॉडी। ये क्या है? ये क्या है? मेजरमेंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉडी, कि कितना उस बॉडी पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो लग रहा है। तो वो क्या होता है? वो हम किस चीज़ के थ्रू मेजर कर रहे हैं? वेट के थ्रू। उसका वेट क्या है? दैट इज द मेजरमेंट ऑफ द
ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉडी। तो लास्ट में हमारे पास क्या हम एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि जो ग्रेविटी है वो वेरी करती है पूरी अर्थ पे। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि जी पोल्स जो है वो हमेशा ग्रेटर होगी जी इक्वेटर से। ये जो है पोल्स, अब अगर मैं यहाँ से एक ऑर्बिट की फॉर्म, जो ऑर्बिटल फॉर्म में हमारे पास मैं एक अर्थ को ड्रॉ करती हूँ, तो आपको पता है कि पोल्स, ये पोल्स हैं और ये क्या है, इक्वेटर। तो आपको पता है इक्वेटर पे जो रेडियस होगी वो ज़्यादा होगी और पोल्स पे रेडियस जो होगी वो कम होगी। यहाँ पे हमने ये एक्सप्रेशन पढ़ा था कि जो फोर्स होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस होगी बिटवीन द टू बॉडीज। अब मीन्स फोर्स जो है वो डिस्टेंस के साथ वेरी कर रही है, रेडियस के साथ वेरी कर रही है। तो जैसे रेडियस बड़ी होगी तो हमारे पास फोर्स भी क्या होगा, कम होगा। मीन्स ग्रेविटी भी जो होगी वो कम होगी। और अगर डिस्टेंस कम होगा, रेडियस कम होगी, तो फोर्स ज़्यादा होगा। मीन्स फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो यहाँ से डिस्टेंस कम है, रेडियस कम है, तो फोर्स जो है वो क्या होगा, वो ज़्यादा होगा। इसलिए हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि जो पोल्स पे ग्रेविटी होगी वो ग्रेटर होगी एज कंपेयर टू इक्वेटर्स पे। This was all about the universal law of gravitation. If you like the video, then please subscribe our channel and do like and share our video. And don't forget to press the bell icon so that you can update with the new videos. So thank you so much for being here.